हे हाय एवरीवन। एग्ज़ाम में आपके 1 वीक बाकी है। इनफैक्ट 1 वीक से भी कम बाकी है, आपके पास 4-5 दिन है। एंड आई होप कि आपका भी रिवीजन चल रहा होगा। कोई भी नई चीज़ अभी मत पढ़ना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी हैं सिर्फ उनको आप रिवाइज़ करते रहो एंड दे आर मोर देन इनफ टू क्लियर द कट ऑफ। उसके साथ आई सिंसियरली होप कि आपने सीसेट को देखा होगा, सीसेट इग्नोर नहीं किया होगा। अगर आपने सीसेट अभी तक नहीं देखा है तो अभी आपके पास 3-4 दिन हैं, अच्छे से आप लोग देख लो। कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी आता है, आराम से आप उसको टैकल कर लोगे अगर आप उसके ऑप्शंस को एनालाइज करोगे तो। मैंने कॉम्प्रिहेंशन पे एक वीडियो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख लेना, बहुत चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप 2020 से लेके 2025 तक का पेपर सॉल्व कर लेना एंड दैट्स इट। कॉम्प्रिहेंशन आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके मैथ के हो गए और कुछ रीजनिंग के हो गए। नाउ मैं क्या करूँगा कि रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका सीरीज़ एंड सीक्वेंस हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, आपका कैलेंडर हो गया, आपका क्लॉक हो गया। इनको मैं करा दूंगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आपके मिस ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीजनिंग, ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन। नाउ इसके बाद मैथ में, डेट इज़ क्वांट में, एक टॉपिक आता है डेटा सफिशेंसी का। और डेटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप पिछले साल के क्वेश्चंस देखोगे, 2025 में 5 क्वेश्चन पूछे गए। उसके पहले देखोगे 2024 में तो 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले देखोगे तो 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले भी देखोगे 2022 में तो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके पहले भी देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हर साल यहाँ से 4-5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता ही है। स्पेशली 2020 के बाद से डेटा सफिशिएंसी का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर मत करना अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई फाई मैथ लगता नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया होता है, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिया होता है एंड उसके बाद उन्हीं स्टेटमेंट्स को, क्वेश्चंस को यूज़ करके आपको आंसर निकालना होता है। नाउ इस वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑप्शन इन सी सेट। राइट, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुनना एंड बी वेरी कॉशियस जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, जब भी आप ऑप्शंस को पढ़ते हो। इस बार भी सी सेट में क्या हुआ था, मुझे हज़ारों मैसेज आए थे। बहुत लोग ऐसे थे जिनको पूरा क्वेश्चन आता था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी किया था, बट ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसीलिए क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए ना। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डेटा सफिशिएंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी सेट 2026 के लिए। ये आपके सामने एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ना। 2025 से पहले जो भी डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते थे उनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता था। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स नॉर्मली क्या होता था कि ये क्वेश्चन दिया होता था एंड इसके बाद यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया होता था। हमको क्या करना होता था, ये देखना होता था कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है वो किस तरीके से सॉल्व होगा, स्टेटमेंट 1 को यूज़ करके या फिर स्टेटमेंट 2 को यूज़ करके या फिर दोनों को यूज़ करके, या फिर हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे चाहे हम दोनों स्टेटमेंट यूज़ करें। बट 2025 में यूपीएससी ने एक नया ऑप्शन निकाला, ऑप्शन डी आपका है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि आपको स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं करना है, सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको आंसर निकालना है और ये देखना है कि अगर क्वेश्चन पढ़ के हमारा आंसर निकल जा रहा है तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। बट 2025 से पहले यूपीएससी क्या करता था, यूपीएससी डी ऑप्शन ऐसा देता था कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि क्वेश्चन का आंसर हम दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके भी नहीं निकाल सकते। बट 2025 में क्या हुआ, 2025 में टोटल 5 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए। 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आपको ऐसे ऑप्शन मिले थे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो बहुत से लोगों ने इसको ध्यान ही नहीं दिया था, दिमाग में वही पुराना ऑप्शन था, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। उसी को सोच के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। नॉर्मली देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आप स्टेटमेंट्स को यूज़ करोगे तो, बट चूंकि ऑप्शन ही बदल दिया गया है तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो बिना स्टेटमेंट को यूज़ किए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट पढ़े बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए देन आप स्टेटमेंट 1 यूज़ करोगे
स्टेटमेंट 1 यूज़ करके आप सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आप ये देखोगे कि आप स्टेटमेंट 2 यूज़ करके सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, एंड देन फाइनली आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जैसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैनॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इस ऑप्शन का मतलब है कि स्टेटमेंट 1 जो है उसको यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट 2 को यूज़ करके नहीं, और वाइस वर्सा, मतलब स्टेटमेंट 2 यूज़ करके हम निकाल सकते हैं बट स्टेटमेंट 1 नहीं। ऐसा सिचुएशन आएगा तो आप 1 चूज़ करोगे। अगर आप स्टेटमेंट 1 यूज़ करके भी निकाल ले रहे हो, स्टेटमेंट 2 यूज़ करके भी निकाल ले रहे हो, तो आप बी सेलेक्ट करोगे, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। सी क्या कह रहा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। मतलब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट 1 को भी यूज़ करना पड़ेगा प्लस स्टेटमेंट 2 को भी यूज़ करना पड़ेगा, तब आपका सी सही होगा। और अगर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 यूज़ किए बिना आप आंसर निकाल लेते हो, तब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो जब भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे, आप सबसे पहले ऑप्शन पढ़ोगे कि चौथा ऑप्शन दे क्या रहा है, क्योंकि अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना स्टेटमेंट को पढ़े, राइट। जैसे यहाँ देखो, बाकी जो 2 क्वेश्चन थे डेटा सफिशिएंसी के, उनके जो ऑप्शंस थे वही ट्रेडिशनल ऑप्शंस थे। क्या था यहाँ पे, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट को भी यूज़ करना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 से मुझे लगता है कि जो इस टाइप के ऑप्शन है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, ऐसे ऑप्शंस वाले डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। इसीलिए बिना ऑप्शंस पढ़े, बिना क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े डायरेक्टली टूट मत जाना सॉल्व करने के लिए। एक बार ये देखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। कई बार क्वेश्चन हमको अच्छे से आता है बट ये कुछ सिली मिस्टेक्स होते हैं जिनकी वजह से हम मार्क्स फैच नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। चौथा ऑप्शन क्या लिखा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि हम सिर्फ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं सॉल्व होगा फिर हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट मी रब दिस। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर। ना यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की बात की है। तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी बात कर रहा है। इसके बाद हैविंग एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए ना। यहाँ से 1 कट जाएगा क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। इसके बाद जो भी प्राइम नंबर है वो तो चले जाएंगे क्योंकि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 भी कट जाएगा, 2 का फैक्टर 1 होता है और 2 होता है। 3 का फैक्टर क्या होता है, 3 का फैक्टर 1 होता है और 3 होता है, ये भी चला जाएगा। 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर 1 होता है, 5 होता है, ये भी चला जाएगा। 7 का फैक्टर क्या होता है, 7 का फैक्टर 1 होता है, 7 होता है, ये भी चला जाएगा। तो ये सारे नंबर चले गए क्योंकि इनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। अब कौन से नंबर बचे, 4 6 8 9। 4 के कितने फैक्टर हुए, 4 के फैक्टर हो गए 1 2 और 4, सिर्फ 3 फैक्टर हैं। 6 के कितने फैक्टर हो गए, 6 के हो गए आपके 1 2 3 और 6। 8 के कितने हो गए, 1 2 4 और 8। 9 के कितने हो गए, 1 3 9। तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है जिसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं, 6 हो गया, 1 2 3 6। डैट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिना स्टेटमेंट को देखे ही दे दिया। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। हमने स्टेटमेंट 1 नहीं देखा, हमने 2 नहीं देखा, सिर्फ क्वेश्चन जो पूछा है उसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है जिसके एग्जैक्टली 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, वो 6 होगा, राइट। बढ़िया, इजी क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत एग्जाम में मिलेंगे बट उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर बहुत लोग सही कर लेते बट चूंकि ऑप्शन यहाँ पे घुमा दिया था, बहुत लोगों ने ऑप्शंस को ध्यान में नहीं दिया था, इसीलिए वो स्टेटमेंट्स को यूज़ करके इसको सॉल्व करने लगे थे, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो गलत हो गया था। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, लेट मी रब दिस। यहाँ आपसे पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है,
लेट पी क्यू आर एस बी डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। जो पी क्यू आर एस है ये डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो है। डैट मीन्स पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, इज़ नॉट इक्वल टू आर, इज़ नॉट इक्वल टू एस। ये डिस्टिंक्ट है बिल्कुल और इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक, एक रिलेशन आपको दे रहा है, इफ़ पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस। मतलब ये आपका कोई 2 डिजिट का नंबर है, ये कोई 2 डिजिट का नंबर है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये 4 डिजिट का नंबर मिलता है। यहाँ पे p कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? p देखो लेस और इक्वल टू 3, मतलब p इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है। और q क्या क्या वैल्यू ले सकता है? q इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ये बताना है देन व्हाट इज q इक्वल टू। नाउ ये क्वेश्चन आपने देखा, सबसे पहले देखो कि लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि बिना स्टेटमेंट को भी हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्व हो जाएगा तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हमारे पास ये पूरा केस है एंड हमको q की वैल्यू निकालनी है। q इक्वल टू क्या है? अगर q की वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो बिना स्टेटमेंट देखे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? पी पी इंटू पी क्यू इज इक्वल टू आर आर एस एस। ठीक, नाउ p की वैल्यू क्या हो सकती है? हमने देखा यहाँ पे 1 2 3 हो सकती है। q की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 p हैं, यहाँ पे p q है। हम यहाँ पे पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि एक को सबसे मिनिमम मान लो और दूसरे को सबसे मैक्सिमम मान लो। उसके हिसाब से हम देख पाएंगे कि यहाँ पे जो डिजिट आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। फॉर एग्जांपल मान लो हम p को 1 मानते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर यहाँ p है मतलब 1 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे p आपने 1 माना था 1 हो जाएगा। q को मान लो हम 4 मान लेते हैं क्योंकि q सबसे बड़ा डिजिट क्या ले सकता है? 4 ले सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 इंटू 14 क्या होता है? 154। डैट मीन्स p जो है वो 1 वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि अगर 1 लेगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 डिजिट आ रहा है, बट हमको यहाँ पे चाहिए 4 डिजिट। हमको यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर चाहिए जब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। डैट मीन्स कि p जो है वो 1 नहीं ले सकता। अब हम p को 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे आप 2 2 कर दो क्योंकि यहाँ p है। 2 2 इंटू 2 4 कर दो, ये कितना हो जाएगा? 2 2 इंटू 2 4 आपका हो जाएगा 528। डैट मीन्स कि p जो है वो 2 भी नहीं ले सकता, क्योंकि p 2 ले रहा है तो यहाँ पे फिर से 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। डैट मीन्स कि p जो है आपका वो 3 लेगा। यहाँ पे करो 3 3 इंटू 3 4, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 1 2 2। आपका आंसर आ गया। ये आपका p हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, ये आपका r, ये भी आपका r हो गया, ये आपका s हो गया, ये भी s हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था कि p q r s क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, सब अलग अलग हैं। तो यहाँ देखो r की वैल्यू हमारी 1 आ गई, s की वैल्यू हमारी 2 आ गई, p की वैल्यू हमारी 3 आ गई और q की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 4 आ गई। डैट मीन्स q इज इक्वल टू 4 हम लोग बिना स्टेटमेंट देखे फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बिना स्टेटमेंट को देखे आराम से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ भी देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? इस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq वेयर pq आर नेचुरल नंबर पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq क्या ये पॉजिटिव है? जहाँ पे pq क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है। आपको बताना है कि क्या ये पॉजिटिव है। पहले क्या देखो, यहाँ पे ऑप्शन देखो, डी क्या कह रहा है? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। डैट मीन्स कि सबसे पहले हमको क्या करना है? बिना स्टेटमेंट देखे हमको इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर हम सॉल्व कर लिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद हम स्टेटमेंट देखना शुरू करेंगे कि पहले स्टेटमेंट 1 यूज़ करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टेटमेंट 2 यूज़ करके। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। लेट मी रीराइट दिस, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq। ना आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी चीज़ को आप यहाँ पे पुट करो, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4pq। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq। ये आपका हो गया। अगर हम इसको यहाँ से
सॉल्व करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। डैट मीन्स यहाँ पे माइनस आ जाता है। ये देखो, ये इसी तरीके का है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा आपका p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2pq आपका ये। ठीक है, तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया p माइनस क्यू के होल स्क्वायर में। अब यहाँ पे p और q के बारे में क्या बोल रहा है, p और q के बारे में बोल रहा है कि p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स आर योर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये आपका नेचुरल हो जाता है। यहीं पे हम 0 लगा देंगे, 0 1 2 3, तो ये आपका हो जाता है होल नंबर। तो बिना 0 के जो आपका काउंटिंग नंबर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, वो आपका होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि p और q जो है वो नेचुरल नंबर है, बट इसके अलावा p और q के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है कि p q सेम है, p q डिस्टिंक्ट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यहाँ पे मान लो आप ये केस लेके चलते हो, केस 1 डेट p इज इक्वल टू q, तब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज p माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और वहीं पे केस 2 मान लो आप ये लेके चलो, हम p को मान लो 2 मान लेते हैं, q को हम मान लो 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, बट यहाँ पे 0 भी आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये जो फंक्शन दिया है पॉजिटिव, आप ये चीज़ 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते हो, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो हमको यहाँ मिली है, इसका आंसर 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, कोई एक आंसर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम सिर्फ इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर नहीं दे पाएंगे कि ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। हमको p और q के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जाननी होगी इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करूँ, क्वेश्चन क्या था, इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स इज पॉजिटिव। इसका आप यस या नो में आंसर नहीं दे पाओगे। द रीज़न इज़ कि आपके पास 0 भी आ रहा है और आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है। तो हमको क्या करना होगा, हमको p और q के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जाननी होगी। वो हमको कहाँ से मिलेगा, वो हमको स्टेटमेंट से मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि p इज़ लेस देन q, p जो है वो q से छोटा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ना देखो ये होल स्क्वायर है, तो अगर p q से छोटा भी होगा तब भी जो ये एक्सप्रेशन है ये तो पॉजिटिव ही आएगा ना। फॉर एग्जांपल मान लो हम p को मान लेते हैं 1, q को मान लेते हैं 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 होता है। तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो p माइनस क्यू, चाहे p छोटा हो या फिर q छोटा हो, ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। डैट मीन्स सेकंड क्या बोल रहा है, देखो p इज़ ग्रेटर देन q, इस केस में तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज़ p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4pq, इसको हमने सॉल्व किया थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो क्या हो रहा है, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। हम पहले स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हम दूसरे को यूज़ करेंगे तब भी हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा। डैट मीन्स कि इस क्वेश्चन का आंसर डैट ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, हम दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा इसका बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। चाहे हम स्टेटमेंट 1 यूज़ करें, चाहे हम स्टेटमेंट 2 यूज़ करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। क्योंकि यहाँ पे p और q के बारे में कुछ नहीं बताया है, बस यहाँ पे बोला है कि ये नेचुरल नंबर है, ये नॉन डिस्टिंक्ट नंबर है, ये नहीं बोला है। अगर ये बोला होता तो बिना ऑप्शन पढ़े भी आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अब इसके बाद आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे भी हाउ इज़ q रिलेटेड टू p ना। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दे के आप आंसर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इट बट नेचुरल कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया है, देखो, द क्वेश्चन कैनॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स।
डैट मीन्स कि हमको स्टेटमेंट्स को यूज़ करना होगा, पहले देखना होगा कि इसको यूज़ करके हम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पे है कि हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, बेसिकली ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि स्टेटमेंट 2 को पहले देखना ही नहीं होता, भूल जाओ कि स्टेटमेंट 2 कुछ दिया भी है, अभी आप सिर्फ स्टेटमेंट 1 से डील करोगे। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, P हैज़ 2 सिस्टर्स R एंड S, P की 2 सिस्टर्स हैं R एंड S। आपको पता है कि जो मेल होता है उसके लिए हम प्लस यूज़ करते हैं और जो फीमेल होते हैं उनके लिए हम माइनस यूज़ करते हैं। तो P की 2 सिस्टर है R और S। नाउ ये स्टेटमेंट देख के क्या ये आप आंसर कर पा रहे हो कि हाउ Q इज़ रिलेटेड टू P? आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे Q और P का कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो अलोन सफिशिएंट नहीं है टू आंसर दिस कि हाउ Q रिलेटेड टू P, क्योंकि यहाँ पे Q का कोई रिलेशन ही नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 आपका गलत हो जाएगा, इसको देख के हम बता नहीं पा रहे हैं। अब इसके बाद जब आप स्टेटमेंट 2 से डील करोगे तो स्टेटमेंट 1 को पूरी तरीके से आप भूल जाओ। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, आर्स फादर इज़ ब्रदर ऑफ Q, डैट मीन्स कि R इसके फादर इज़ ब्रदर ऑफ Q। सिंस यहाँ पे फादर की बात हो रही है तो आप फादर पे प्लस लगाओ, ठीक। नाउ ये आपका स्टेटमेंट 2 हो गया। क्या इसको देख के आप बता पा रहे हो कि हाउ Q इज़ रिलेटेड टू P? आप नहीं बता पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे भी Q और P का कोई रिलेशन नहीं पता हमको। सो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को अकेले अकेले अलोन देख के हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि हाउ Q इज़ रिलेटेड टू P। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, अब आप दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करोगे। दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, लेट मी रब दिस, ये आपका स्टेटमेंट 1 था, ये आपका स्टेटमेंट 2। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, सिंपली देखो ये नीचे आ जाएगा, डेट मीन्स R यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद इसकी ये सिस्टर हो जाएगी और ये आपका P हो जाएगा। ये आपने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड कर दिया है। अब ये देख के क्या बता पा रहे हो कि Q और P में क्या रिलेशन है? अभी भी आप नहीं बता पा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी भी आपको Q का जेंडर नहीं पता, Q मेल है या फिर फीमेल है। यहाँ पे बस क्या बोल रहा था कि आर्स फादर इज़ ब्रदर ऑफ Q, डैट मीन्स कि Q के भाई हैं R के फादर, Q के भाई हैं R के फादर, तो Q मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकता है। सो P एंड Q का रिलेशन क्या हो सकता है, ये अंकल भी हो सकती हैं और आंट भी हो सकती हैं, लेकिन हमको नहीं पता Q का जेंडर, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि हाउ Q इज़ रिलेटेड टू P। डैट मीन्स कि हम ये दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके भी नहीं बता पा रहे हैं कि हाउ Q रिलेटेड टू P। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन कर लिया है डेटा सफिशिएंसी का। एक और क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड, डैट मीन्स कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट 1 सही है कि 2 सही है, कि दोनों को यूज़ करके हम आंसर निकालते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। सो डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CSAT के लिए, और इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 4 से लेके 11-12 कहीं भी वेरी कर सकते हैं। डेट इज़ वाई इसको अटेम्प्ट करना, और जो नया ऑप्शन UPSC आजकल इंट्रोड्यूस कर रही है उसको ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको कवर कर देता हूँ, अदरवाइज़ टाइम कंस्ट्रेंट में 3-4 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिकल रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे, सो दैट आपका एक कॉम्प्रिहेंशन तो फिक्स हो ही गया है, उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो तब ऑल द बेस्ट।